Hello viewers, I am Priyanka Priyadarshi. Welcome to my channel Let's Discuss. In last class we have discussed about Elton-Mayo theory जिसमें हमने जो हॉर्ट्रन का इफ़ेक्ट था उसके बारे में डिस्कस किया था और उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था एलिमिनेशन का और उसका आउटपुट था कि एलिमिनेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे। अब सेकंड जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 फेजेस। रिले इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्विच बोर्ड। तो आप जो स्विच बोर्ड यूज़ करते हो उसका एक कॉम्पोनेंट होता है, उसी को असेंबल करने का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें स्टार्टिंग में 6 वुमेन को लिया गया, 6 वुमेन वर्कर जिनकी आउटपुट या प्रोडक्टिविटी को मेजर किया गया। उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई कि वो आपस में एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकती थी। उन्हें अच्छी इंसेंटिव्स दी गई और फिर उन्हें रेस्ट टाइम दिया गया बीच में। और इसके अलावा जो वर्किंग टाइम था वो 10 आवर्स से डिक्रीज़ करके 8 आवर्स कर दिया। इन सारे कंडीशंस को मिला करके उनका जो आउटपुट था वो काफ़ी फेवरेबल था और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही थी। कुछ समय के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने उनकी इंसेंटिव हटा दी, उन्हें बोनस नहीं दिया, उनका जो वर्किंग आवर था वो 8 से स्ट्रेच करके 10 आवर्स कर दिया, उन्हें रिफ्रेशमेंट ब्रेक नहीं मिलता था। फिर भी उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। सेकेंड फेज़ में उन्होंने 5 मेन को लिया और सेम एक्सपेरिमेंट किया तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ा। थर्ड फेज़ में उन्होंने 5 वुमेन और 3 मेन को लिया तो भी उनकी प्रोडक्टिविटी या आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने क्या देखा, क्या कंक्लूजन निकाला? हाउ आउटपुट इंक्रीज्ड, व्हाट वाज द रीज़न, क्यों इनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्यों इनकी प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जा रही है। सो इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स वर्कर्स वर फ्री टू वर्क। तो जो वर्कर्स थे तीनों फेजेस में वो आसानी से कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे थे और ग्रुप कोहेसिवनेस था वहाँ पे। और उनकी जो भी वर्किंग आवर्स थे उनमें वो लोग आपस में एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर रहे थे जिससे कि उनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा था। सो रीज़न बिहाइंड आउटपुट वाज दैट फीलिंग सोशल ग्रुप। So the conclusion is rest, refreshment and incentives do not affect much, but group feeling is more important. थर्ड में उन्होंने मासिव इंटरव्यू प्रोग्राम कराया। इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल मेथड फेज। इसमें क्या हुआ कि इंडिविजुअल जितने भी वर्कर्स थे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया गया, 1-to-1 इंटरव्यू। दे वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो फिर जब उनसे उनका इंटरव्यू लिया गया तो भी उन्होंने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया और बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल के आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्या रीज़न है इसका। तो फाइनली उन्होंने रिसर्च के थ्रू पता लगाया कि क्योंकि हम उन्हें कम्युनिकेट करने का प्रॉपर चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसीलिए दे थिंक दे वर गिविंग इम्पोर्टेंस। उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उन्हें कंसर्न, उनके लिए कंसर्न दिखाया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रख रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने और एम्प्लॉयज़ का जो व्यू पॉइंट बना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कि मैनेजमेंट इज़ caring them and they are valuable. By this their output productivity increased. And last, fourth experiment was bank wiring observation room. Aim was a group will be observed in natural conditions, not supervision will be there on them. तो इस केस में 14 वर्कर्स का ग्रुप बना दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपको बैंक में वायरिंग का काम करना है और इसके लिए ना उन्हें कोई टाइमिंग बताया गया कि आपको इतने से इतने बजे तक करना है, ना उन्हें कोई प्रोसेस समझाया गया, ना उन्हें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया गया। बस उन्हें काम असाइन कर दिया गया और कहा कि आपको इतने टाइम में उसको करके देना है। अब इसका क्या ऑब्जर्वेशन निकला? दे मेड इनफॉर्मल ग्रुप whether they didn't know each other before। वो 14 people एक दूसरे को नहीं जानते थे फिर भी उन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया
दे फिक्स टारगेट्स ऑन देयर ओन ऑन डेली बेसिस, लाइक कि आपको वीक में 1 डे का ब्रेक होना चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि तुम मंडे को छुट्टी ले लेना, तुम ट्यूसडे को छुट्टी ले लेना, और इस तरह से उन्होंने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट दे क्रिएट, उन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट किया, आपस में टारगेट सेट कर लिया कि कौन कितना काम करेगा, और साथ ही साथ उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बना लिया इनफॉर्मली कि जो भी ग्रुप के रूल्स को वॉयलेट करेंगे तो उन्हें रेट बस्टर कहा जाएगा, उन्हें उनका क्रिटिसाइज़ होगा, और जिनकी प्रोडक्टिविटी अप टू दी टारगेट नहीं होगी, मतलब टारगेट से कम होगा, उन्हें रेट बस्टर कहा जाएगा। और इसी तरीके से स्क्वेलर कहा जाएगा जिनका टारगेट से बिल्कुल ही कम, जो ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, उनको स्क्वेलर कहा जाएगा। इस तरीके से 2-3 कैटेगरी उन्होंने रख दी अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ conduct within the informal group. Many informal groups are in an organization, they affect ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। ये निष्कर्ष निकला इस एक्सपेरिमेंट से कि आप जब 14, 15 या 20, 30 जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, वो उनको अगर टारगेट दिया जाता है और वो कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ रह के कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, तो फॉर्मल ग्रुप के अलावा भी इंटरनली कई सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। So Mayo's contribution by these studies are human relation approach. Human is not like a machine in an organization. तो इनका जो कंक्लूजन था वो ये निकला कि ह्यूमन जो है वो सिर्फ एक मशीन नहीं है। He criticizes scientific management approach because they were ट्रीट वर्कर्स एज अ मशीन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो वर्कर थे वो ओवर बर्डन रहते थे और उन्हें मशीन की तरह काम कराया जाता था, टाइम एंड मोशन की बेसिस पे उनसे काम कराया जाता था। दे एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय सम प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से मायोज ने इस प्रिंसिपल का क्रिटिसाइज़ किया। और वर्कर हैज़ सम सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स, जो भी वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं। व्हेन नीड्स विल बी फुलफिल्ड देन प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर आप एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप आपस में कोऑपरेशन के साथ रहते हो, कम्युनिकेट करते हो, आपको रिलैक्स एनवायरनमेंट मिलता है, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। व्हेन नीड्स विल बी फुलफिल्ड देन प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। ऑर्गेनाइजेशन हैव अ ह्यूमन एस्पेक्ट, इट प्रूव्ड इन हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ओनली मेंबर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर इज़ मोर अटैच्ड विद देम। आप एक फॉर्मल ग्रुप तो मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट कर देते हो, लेकिन उसमें भी अंदर में कई सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बीच में ग्रुप कोहेसिवनेस होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। Members should understand that groups and use them to increase productivity. रिजेक्शन ऑफ रेबल हाइपोथेसिस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, हॉथरन एक्सपेरिमेंट, ये रेबल के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है। उनका हाइपोथेसिस क्या था कि ह्यूमन इज़ अ रेबल, दे आर नॉट कम्युनिटी, दे आर जस्ट मॉब, वर्कर्स आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर इंसेंटिव। तो जो इनकी हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि ह्यूमन जो एक मॉब है और वो बस इंसेंटिव के लिए काम करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। देयर इज़ नो सोशल ग्रुप और बॉन्डिंग, दे आर जस्ट दे वर्क जस्ट फॉर इंसेंटिव्स। मायो रिजेक्टेड दिस थ्योरी। There is collaboration and cooperation in workers, and organization targets cannot be achieved by competition but by cooperation. तो रेबल के हाइपोथेसिस को इग्नोर करते हुए एल्टन मायो ने इस अपने रिसर्च से, अपने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन से नहीं, कोऑपरेशन से चलता है। वर्कर्स आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर इंटरेस्ट बट ग्रुप्स इंटरेस्ट। तो ये थी एल्टन मायो की पूरी थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलके काम करते हैं तो फॉर्मल ग्रुप्स के अलावा इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ इंसेंटिव के थ्रू नहीं बल्कि ग्रुप कोहेसिवनेस के थ्रू बढ़ती है।
आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को आपस में कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाना चाहिए और उनके लिए उनकी जो फीलिंग्स है, उनके इमोशंस है, उस पे वर्क करना चाहिए, रैदर कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव और बोनस देते जाओ। दिस इज़ ऑल अबाउट एल्टन मायो थ्योरी। आई होप कि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। So stay tuned with my channel, keep watching my channel, and keep learning, keep smiling. Good day.